बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में इसकी किस्त नंबर 315 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सन 327 हिजरी में सुल्तान के पास अब्बासी खलीफा मुक़्तदर के मकतूल होने, खिलाफत अब्बासी के बराए नाम बाकी रहने और अबदीन की दावत खिलाफत की खबरें पहुंची। सुल्तान अब्दुर्रहमान सालिस ने यह देखकर अब खानदान अब्बासिया का कोई खतरा बाकी नहीं रहा और अबदीन से अंदलस के मुसलमानों को बवजह इनके शिया होने के कोई हमदर्दी नहीं है और मुनासिब समझाकर अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन का खिताब अख्तियार करे। चुनाचे इसने अपने अमीरुल मोमिनीन होने का ऐलान कर दिया और नासरुद्दीन अल्लाह का लक़ब अख्तियार किया और इस खिताब और लक़ब की किसी ने मुखालफत नहीं की। और हकीकत भी ये थी कि इस ज़माने में वही आलम और इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा खलीफतुल मुस्लिमीन को लाने जाने का मुस्तहिक़ भी था। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन अब्दुर्रहमान ने कुर्तबा की रौनक और शान बढ़ाने और खूबसूरत अमारात बनाने की तरफ मतवज्जो आपने की और 8-10 साल तक बराबर हर साल शुमाल के ईसाई रियासतों की सरकोबी के लिए अफवाज भेजता रहा। ईसाइयों को इस कदर मजबूर और मगलूब किया गया कि हर एक ने इज़हार अज्ज और इनकसारी को अपने हिफाजत का जरिया बनाया और शुमाली ईसाइयों को सरकोबी और बगावत का खतरा बिल्कुल जाता रहा। अंदलस के वाक़यात जो अब तक बयान हो चुके हैं, हम जो बयान कर चुके हैं, इनके मुताला और इसको सुनने से खलीफा अब्दुर्रहमान की यह गलती बिल्कुल साफ नजर आती है कि इसने बावजूद इसके कि इन शुमाली रियासतों के हालात देखे सुने थे, मगर फिर भी मौका पाकर इनकी वजूद को बकली मुतासल करना न चाहा और इनको अपना मगलूब देकर बाकी रहने दिया। खलीफा अब्दुर्रहमान 330 हिजरी के बाद बड़ी आसानी से इन तमाम ईसाई रियासतों को जो मुसलमानों के मफतूआ मुल्क में मुसलमानों की गफलत की सबब पैदा हो गई थी, एक एक करके मिटा सकता और अपने मुसलमान आमल मुकर्रर कर सकता था। लेकिन इसने भी जजीरा नमा के अंदरून ईसाई रियासतों के वजूद को बाकी रखा, जिसका नतीजा मुसलमानों के लिए सख्त मजर साबित हुआ। इस जमाने में गालबन ये तसव्वुर भी ना हो सकता था कि किसी दिन मुसलमानों की औलाद इस ज़ईफ और नातमा हो जाएगी कि ये ईसाई नवाब जो आज फरमा बरदारी का अकरार कर रहे हैं, अंदलस से इस्लाम का नाम निशान मिटा सकेंगे। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद अब्दुर्रहमान सालिस ने दारुल खिलाफा कुर्तबा से बैर कदम नहीं रखा और जब कभी जरूरत हुई अपने सरदारों को फौजें देकर लड़ाइयों पर भेजा। सन 328 में से बासियत खलीफा नासिर के लिए इत्मीनान और फरागत का जमाना शुरू हुआ। कोई परेशानी करने वाली बात बज़ाहिर बाकी ना नजर आती थी। इस फुर्सत में खलीफा नासिरुद्दीन यानी अब्दुर्रहमान बिन सालिस ने बहरी क़ुव्वत को बढ़ाने और साथ ही बड़ी फौजों के तरतीब बनाने की तरफ तवज्जो दी। बहुत से जंगी जहाज बनवाए गए और अंदलस का बेड़ा इस जमाने के तमाम जंगी बेड़ों से ताकतवर हो गया। बहरा रूम पर खलीफा नासिर की सियादत मुसल्लम हो गई और खलीफा ने कदीमी शाही महल के मुतसल एक अजीम उल शान कैसर दारुल अरोजा के नाम से तमीर कराया। मस्जिद कुर्तबा के ज़ेबो ज़ीनत और वसत में इजाफा किया गया। इल्मी मजालिस और मुज़ाकरात अलीमा का सिलसिला जारी हुआ। तजारतों में सहूलतें पैदा हुई और अंदलस के ताजर और दूर दराज मकामात तक माल तजारत लेकर पहुंचने लगे। खलीफा अब्दुर्रहमान नासिर की खिदमत को शोहरत ने बहुत जल्द दुनिया का मुआसरा कर लिया। सन 336 हिजरी में कस्तैन में बिन अलौन शहनशाह कस्तंतुनिया ने अपना सफीर नहायत शानदार और कीमती तोहफे के साथ खलीफा नासिर की खिदमत में कुर्तबा की तरफ रवाना किया। कस्तैन ने इन शानदार तोहफे को भेजकर एक तरफ अपनी शान और अजमत और माल दौलत की नुमाइश करनी चाहिए थी और दूसरी तरफ खलीफा नासिर की दोस्ती से फायदा उठाने का ख्वाह था। खलीफा नासिर ने इस बात के करीब पहुंचने का हाल सुनकर शहर कुर्तबा की आरास्तगी का हुक्म दिया। फौजें
रज़क बरक वर्दियों में तैयार हो गई और दूर दराजों और दीवारों पर जरदोजी के पर्दे, रेशमी नगरे, खूबसूरत कालीने और अनवा किस्म के जीनत और संतकारी की देखकर दुनिया के एलची हैरान और शुदा रह गए और अपने लाए हुए हदियों को हकीर देखने लगे। संगे मरमर की खूबसूरत सतूनों पर बिछी गई संगीन और रंगीन फर्शों पर से गुजरते हुए ये एलची दरबार के ऐवान आली शान में पहुंचे, जहां खलीफा नासिर तख्ते खिलाफत पर जलवा गर था और उमरा और वुज़रा सरदारान फौज अपने अपने करीने और मर्तबे और पर बैठे हुए थे। इन सफीरों पर यह पुरहैबत अजीम शान नज़ारा देखकर अजीब कैफियत तारी हुई। बहरहाल वो संभले और नहायत अदब और तबाक से कोरनश बजा लाए और तख्त के करीब जाकर अपने बादशाह का खत पेश किया। एक आसमानी रंग का गलाफ था जिस पर सोने के रूप से कुछ लिखा हुआ था। इस गलाफ के अंदर एक संदूकचा था जो नहायत खूबसूरत और मरसाकार था। इस संदूकचा पर एक सोने की मोहर लगी हुई थी। इस संदूकचा के अंदर एक और संदूकचा बलौर का था जिस पर तलाई नकराई मीनाकारी बेल बूटे नकुश थे। इसके अंदर एक नहायत खूबसूरत रेशम सा लिफाफा था जिसके अंदर नहायत खूबसूरत आसमानी रंग की झल्ली पर तलाई रूप में लिखा हुआ था। खत लिखा था। अनवान खत में खलीफा अब्दुर्रहमान नासिरुद्दीन अल्लाह को नहायत शानदार अलकाब के साथ मुखातब किया गया था। खलीफा ने खत पढ़वा कर सुना। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल बर की तरफ इशारा किया कि वो हिस्बे हाल तकरीर करें। इन फिका साहब को बरजस्ता तकरीर करने में खास मौका हासिल था, मगर इस वक्त इससे दरबार की अजमत और मजलिस के रोब का ये आलम था कि फिका मजकूर खड़े हुए और चंद अल्फाज अदा करने के बाद बेहोश होकर गिर पड़े। इनके बाद अबू अला इस्माइल बिन कासिम खड़े हुए और हमदो नात के बाद कोई लफ्ज मुंह से ना निकाल सके। ये मालूम होता था कि फिक्र और अंदेशा में मुस्तगरक है। ये रंग देखकर मंजर बिन साद जो मामूली दर्जे के उलमा में शामिल थे खड़े हुए और बिला तामल तकरीर शुरू कर दी। यह तकरीर इस कदर लतीफ और पुरजोश और इसमें मौका थी कि बेख्तियार तहसीन और अफरीन की सदाएं बुलंद होनी शुरू हो गई। खलीफा ने इस हुस्न खिदमत की सिला में मंजर बिन साद को काजी अल कज़्ज़ाब के पौधे पर ममूर कर दिया। मामूली मरासम के बाद दरबार बर्खास्त हुआ। सफीरों को नहायत इज्जत और एहतराम के साथ ठहराया गया और बड़ी शानदार मेहमानी की गई। चंद रोज के बाद कस्तूनिया की सफारत को वापस कर दी गई, भेज दिया गया और इनको इसके साथ ही खलीफा ने शाम बिन हजील को अपनी तरफ से बतौर सफीर शाह कस्तनतैन के पास रवाना किया और इसकी हिदायत कर दी कि कस्तनतैन से एक दोस्ताना मुआहदा लिखवा लाए। चुनांचे शाम बिन हजील कामयाबी के साथ 338 हिजरी में शाह कस्तनतैन से एक दोस्ताना अहदनामा लिखवा कर वापस कुर्तबा में वापस आया। इसके बाद बादशाह इटली, बादशाह जर्मन, बादशाह फ्रांस, बादशाह सकलिया के सफीर यके बाद दिगरे दरबार कुर्तबा में हाजिर हुए और अपने अपने बादशाहों की तरफ से इजहार किदत बाजा लाए, मोहब्बत और हमदर्दी के तोलाकार पैदा करने की दरख्वास्त की और हर एक बादशाह ने खलीफा अब्दुर्रहमान नासिर की चश्म अनायत अपनी तरफ मुतबल करवाने के लिए मन्नत और समाजत और खुशामद में कोताही नहीं की। यूरोप का हर एक बादशाह ये चाहता था कि खलीफा अब्दुर्रहमान मेरा हामी और मददगार बन जाए ताकि मैं दुश्मनी के हमलों से महफूज रह जाऊं। खलीफा अब्दुर्रहमान ने अपने बेटे हुक्म को अपना वली अहद बनाया था। दूसरा बेटा अब्दुल्ला नमाज रोजा की तरफ ज्यादा मैल और जैद के नाम से मशहूर था। अब्दुल्ला को कुर्तबा के एक फिका ने, जिनका नाम अब्दुल बारी था, बहकाया और हुकूमत की तमा लाकर इस बात पर आमादा कर लिया कि खलीफा अब्दुर्रहमान और हुक्म को कत्ल करने की एक जबरदस्त कोशिश की जाए। चुनांचे फिका अब्दुल बारी और अब्दुल्ला ने मिलकर खलीफा और वली अहद के कत्ल करने की तैयारी शुरू की। इस साजिश में और लोग भी शरीक थे। जुल्हज 329 हिजरी यानी बरोज ईद उल अज़हा इस साजिश का इंकशाफ हो गया कि खलीफा माँ वली अहद कत्ल होते होते बच गए। खलीफा ने अपने बेटे अब्दुल्ला
اور فقہ الباری دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں بھجوا دیا۔ پھر اسی روز اول اپنے بیٹے عبداللہ کو جیل خانے سے نکال کر قتل کرایا، اور فقہ صاحب نے جب عبداللہ کو قتل ہونے کا حال سنا تو خود ہی جیل خانے میں خودکشی کر کے ہلاک ہو گئے تھے۔ سن 342 ہجری میں رزمیر بادشاہ جلکیہ کے فوت ہونے پر اس کا بیٹا اردونی چہار تخت نشین ہوا اور خلیفہ عبد الرحمن ناصر کی خدمت میں سفیر بھیج کر اپنی حکومت اور باپ کی جانشینی کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اس کی تخت نشینی کو منظور کر کے اجازت نامہ بھیج دیا۔ 325 ہجری میں فروی نند سردار کسٹلہ نے اردونی چہارم کو اپنا سفارشی بنا کر خلیفہ کی خدمت میں اپنی مستقل ریاست اور حکومت کو تسلیم کیے جانے کی درخواست بھیجی۔ خلیفہ نے فروی نند کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور اس کو ریاست کسٹلہ کا مستقل حاکم اور فرما بردار بنا دیا۔ فروی نند اب تک ریاست جلکیہ یعنی رزمیر کا متحد سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ اردونی چہارم کو تخت نشین کرانے میں فروی نند نے خاص طور پر خدمات انجام دی تھیں، اس لیے اردونی چہارم نے سفارش کر کے اس کو بھی مستقل فرما بردار اور خود مختار رئیس لیون پر قابض ہو چکا تھا، اور کئی برس سے ریاست لیون جلکیہ سے جدا شانجہ کی تصرف میں تھا۔ ریاست نوار میں اس کی نانی توتا مقررہ تھی۔ شانجہ موٹاپے میں مبتلا ہو کر اس قدر موٹا ہو گیا تھا، گھوڑے پر چڑھنا تو بڑی بات ہے، پیدل بھی 2 قدم نہیں چل سکتا تھا۔ سن 446 ہجری میں فروی نند اور اردونی چہارم نے مل کر شانجہ کو ریاست لیون سے بے دخل کر دیا۔ شانجہ اپنی نانی توتا کے پاس ریاست نوار چلا گیا۔ ریاست نوار میں شانجہ کے ایک ماموں بادشاہ تھا، مگر عنان حکومت ان کی نانی ہی کے ہاتھ میں تھی، جو قابلیت اور تجربہ کاری کی وجہ سے اپنے بیٹے شاہ نوار سرپرست اتلیق بھی تھی۔ ملکہ توتا نے خلیفہ کی خدمت میں بہت سے تحفے اور ہدیے بھیج کر درخواست کی کہ خلیفہ شانجہ کا ملک کی اردونی سے واپس دلا دے اور ایک طبیب قرطبہ سے بھیج دے، چنانچہ شانجہ کے مرض کا علاج کرے۔ خلیفہ نے ایک شاہی طبیب کو نوار کی طرف فوراً روانہ کر دیا اور ملک کا واپس دلانے کا مسئلہ غور تعمل کے لیے دوسرے وقت پر ٹال دیا۔ طبیب کے علاج سے شانجہ کا رحم ہو گیا اور اس کی پہلی چستی اور چلاکی پھر واپس آ گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پھر حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔